दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी दास्तान है जो सदियों से हमारी हवाओं में गूंज रही है। ये कहानी बादशाहों की है, मगर इसमें बादशाही का जिक्र नहीं। ये कहानी गुलामी की है, मगर इसमें जंजीरों का जिक्र नहीं। ये कहानी इश्क की है, मगर ये वो इश्क नहीं जो आजकल फिल्मों में दिखाया जाता है। दोस्तों, लाहौर शहर के पुरशोर बाजारों में, रंग महल के इलाके में, दुकानों और ट्रैफिक के शोरो गुल के दरमियान एक छोटी सी कब्र है। हजारों लोग वहां से रोज गुजरते हैं। कोई जूते खरीद रहा है, कोई कपड़े देख रहा है, कोई सोने के जेवरात बनवा रहा है, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके कदमों के नीचे जमीन की गहराई में वो शख्स सोया हुआ है जिसने इस शहर की बुनियाद रखी। वो शख्स जिसे दुनिया मलिक अयाज कहती है। आपने अल्लामा इकबाल का वो मशहूर शेर तो जरूर सुना होगा जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। हम ये शेर सुनते तो हैं, मगर हम में से कितने लोग जानते हैं कि ये अयाज आखिर था कौन? क्या वो सिर्फ सुल्तान महमूद गजनवी का नौकर था, या वो कोई ऐसा राजदान था जिसने वक्त के सबसे ताकतवर बादशाह को अपना दीवाना बना दिया था? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों बड़े बड़े वजीर, जनरल और अमीर लोग अयाज से जलते थे? ऐसी क्या चीज थी उस मामूली गुलाम में कि सुल्तान पूरी दुनिया की दौलत उसके कदमों में निछावर करने को तैयार रहता था? आज की वीडियो में हम तारीख के उन्हीं औराक को पलटेंगे। हम चलेंगे 11वीं सेंचुरी के उस दौर में जब तलवार की चमक और घोड़ों की टापों से दुनिया हिल जाया करती थी। जॉर्जिया के ठंडे पहाड़ों से लेकर गजनी के आलीशान दरबार तक, और फिर वहां से लाहौर के शाही टिले तक। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर आपके दिल को छू लेने वाला है। कहानी का आगाज होता है आज से तकरीबन 1000 साल पहले। दोस्तों, ये वो जमाना था जब इंसानों की किस्मत का फैसला उनकी सलाहियत से नहीं बल्कि उनकी ताकत से होता था। सेंट्रल एशिया और मिडल ईस्ट में गुलामों की खरीदो फरोख्त एक आम कारोबार था। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उस वक्त के गुलामों को आज के दौर के मजदूरों या नौकरों की तरह ना समझें। उस जमाने में गिलमान यानी शाही गुलाम दरअसल फौजी और मुंतजिम हुआ करते थे। वो पढ़े लिखे, जहानत से भरपूर और जंगी माहिर होते थे। हमारी कहानी का हीरो अयाज किसी आम खानदान से नहीं था। तारीखी किताबें बताती हैं कि वो जॉर्जिया, जिसे उस वक्त अबखाजिया कहा जाता था, के इलाके का रहने वाला था। कुछ रिवायतें कहती हैं कि वो वहां के किसी अमीर सरदार का बेटा था। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जंग और हालात की गर्दिश ने उसे अपने वतन से जुदा कर दिया। सोचिए उस नौजवान की बेबसी का आलम, जिसे कल तक हुकूमत करने के ख्वाब दिखाए गए थे। आज वो जंजीरों में जकड़ा हुआ एक अनजान मुल्क की तरफ घसीटा जा रहा था। उसे बगदाद या बसरा के बड़े गुलाम बाजार में लाया गया। दोस्तों, तसव्वुर करें उस मंजर का, गर्मी की शिद्दत, धूप की तमाजत और हवा में उड़ती हुई मिट्टी। हजारों नौजवान कतार में खड़े हैं। उनकी आंखों में खौफ है, भूख है और अपने घर की याद है। खरीदार आते हैं, उन्हें जानवरों की तरह देखते हैं, उनके बाजू दबाकर चेक करते हैं, उनके दांत गिनते हैं। इसी भीड़ में अयाज भी खड़ा था। रिवायतें कहती हैं कि अयाज जाहिरी तौर पर कोई बहुत खूबसूरत नौजवान नहीं था। वो दुबला पतला था, रंगत साफ थी, मगर चेहरे पर गम के साए थे। लोग आते, उसे देखते और आगे बढ़ जाते। कोई उस दुबले पतले लड़के को खरीदने में दिलचस्पी नहीं ले रहा था। तभी वहां एक ऐसी शख्सियत दाखिल हुई जिसके नाम से पूरा एशिया थर्राता था, सुल्तान महमूद गजनवी। सुल्तान अपने वजीरों के साथ बाजार का दौरा कर रहा था। उसकी नजर उस नौजवान पर पड़ी। सुल्तान रुक गए। उन्होंने अयाज की आंखों में देखा। कहते हैं ना कि हीरे की पहचान सिर्फ जौहरी ही कर सकता है। सुल्तान महमूद ने अयाज की आंखों में वो चीज देख ली थी जो बाकी खरीदारों को नजर नहीं आई। वो थी वफा की एक ऐसी चमक और जहानत की एक ऐसी गहराई जो बहुत नायाब थी। सुल्तान ने सौदागर से पूछा, इस गुलाम की क्या कीमत है?
सौदागर ने सोचा कि बादशाह है, मुंह मांगी कीमत मांगता हूं। उसने एक बहुत बड़ी रकम बता दी। वजीर हैरान रह गए। इतनी बड़ी रकम एक मामूली दिखने वाले गुलाम के लिए, मगर सुल्तान ने बिना किसी बहस के वो रकम अदा कर दी। लोगों ने कहा कि सुल्तान पागल हो चुका है, इस लड़के में ऐसी क्या खास बात है। सुल्तान ने मुस्कुराते हुए कहा था, तुम लोग इसका जिस्म देख रहे हो, मैं इसकी रूह देख रहा हूं। और यूं ही अयाज गजनी के शाही दरबार में पहुंच गया। गजनी जो उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा कल्चरल सेंटर था, जहां फिरदौसी जैसे शायर, अल बैरूनी जैसे साइंटिस्ट और बड़े बड़े जनरल्स मौजूद थे। यह कंपटीशन की दुनिया थी। यहां हर कोई सुल्तान के करीब होना चाहता था। हर कोई चाहता था कि सुल्तान की नजरे करम उस पर हो, मगर अयाज ने अपने आप को सबसे अलग रखा। उसने कभी किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं की, उसने कभी दौलत नहीं मांगी। उसका सिर्फ एक मकसद था, सुल्तान की खिदमत और सुल्तान की खुशी। वो सुल्तान का खास खिदमतगार बन गया, यानी पर्सनल अटेंडेंट। वो साए की तरह सुल्तान के साथ रहता। दोस्तों, ये बात दरबार के पुराने बुजुर्ग और तजुर्बाकार वजीरों को हजम नहीं हो रही। हसद यानी जेलसी इंसान की फितरत का सबसे खतरनाक पहलू है। वो लोग जो सालों से सुल्तान की खिदमत कर रहे थे, उन्हें ये बात अंदर ही अंदर खाई जा रही थी कि कल का आया हुआ एक जॉर्जियन गुलाम आज सुल्तान का राजदान कैसे बन गया। साजिशें शुरू हो गई, दरबार में खुसर पुसर होने लगी। देखो, बादशाह का दिमाग खराब हो गया है। ये अय्याज जरूर कोई जादूगर है, इसने सुल्तान पर कोई तावीज कर रखा है। अब मैं आपको वो वाकया सुनाता हूं जो तारीख और अदब दोनों में मशहूर है। ये वाकया साबित करता है कि अयाज की अहमियत क्यों थी। एक दिन दरबार लगा हुआ था। सुल्तान महमूद अपने तख्त पर बैठे थे। उनके हाथ में एक बेशकीमती मोती था। यह मोती इतना नायाब था कि इसकी कीमत का अंदाजा लगाना नामुमकिन था। सुल्तान ने अपने सबसे बड़े वजीर को बुलाया। सुल्तान ने पूछा, ए वजीर, बताओ इस मोती की क्या कीमत होगी। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, ये तो बेशकीमती है। पूरी सल्तनत का खिराज भी जमा कर लिया जाए तो ऐसा मोती नहीं खरीदा जा सकता। सुल्तान ने कहा, अच्छा तो इसे तोड़ दो। वजीर के हाथ कांपने लगे। उसने कहा, सरकार, मैं इस नायाब चीज को कैसे तोड़ सकता हूं? यह तो खजाने की जीनत है, इसे तोड़ना बेवकूफी होगी। सुल्तान ने उससे मोती वापस ले लिया और उसे इनाम दिया कि तुमने खजाने की फिक्र की। फिर सुल्तान ने एक जनरल को बुलाया, वही सवाल किया, इसकी कीमत क्या है? जनरल ने भी वही जवाब दिया कि ये अनमोल है। सुल्तान ने कहा, इसे तोड़ दो। जनरल ने भी इनकार कर दिया कि सरकार, मैं आपका नुकसान नहीं कर सकता। बारी बारी सब दरबारी आए और सब ने मोती तोड़ने से इनकार कर दिया। सब की नजर में वो मोती बहुत कीमती था। आखिर में सुल्तान ने अयाज को बुलाया। सुल्तान ने पूछा, अयाज, बताओ ये मोती कैसा है? अयाज, बताओ ये मोती कैसा है? अयाज ने कहा, सरकार, ये बहुत चमकदार और कीमती है। सुल्तान ने हुक्म दिया, इसे तोड़ दो। अयाज ने एक लम्हा जाया किए बगैर अपनी आस्तीन से एक पत्थर निकाला और उस नायाब मोती पर दे मारा। मोती के हजारों टुकड़े हो गए और वो मिट्टी में मिल गया। पूरा दरबार सुन हो गया, सन्नाटा छा गया। वजीर और जनरल चीख उठे, अयाज, तुम पागल हो चुके हो। तुमने शाही खजाने का इतना बड़ा नुकसान कर दिया। तुम्हें इस मोती की कदर नहीं मालूम। सुल्तान महमूद ने मुस्कुराते हुए अयाज से पूछा, अयाज, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें नहीं पता था कि ये मोती कितना कीमती है? अयाज ने सर झुकाकर बड़ी आजिजी से जवाब दिया, और ये जवाब गौर से सुनिएगा। अयाज ने कहा, बादशाह सलामत, बेशक ये मोती बेशकीमती था, मगर मेरे लिए आपका हुक्म इस मोती से ज्यादा कीमती था। जब आपने कहा तोड़ दो, तो मैंने मोती की तरफ नहीं देखा, मैंने सिर्फ आपके हुक्म की तरफ देखा। इन बाकी लोगों ने मोती को बचाया, मगर आपके हुक्म को तोड़ दिया। मैंने मोती तो तोड़ दिया, मगर आपके हुक्म को बचा लिया। सुल्तान महमूद ने दरबारियों की तरफ देखा और कहा, अब समझे, तुम लोग चीजों के पुजारी हो और अयाज अपने मालिक का वफादार है।
यही वजह है कि अयाज मेरे दिल के सबसे करीब है। लेकिन दोस्तों, हसद की आग इतनी आसानी से ठंडी नहीं होती। दरबारियों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अब अयाज पर इल्जामात लगाना शुरू कर दिए। उन्होंने सोचा कि अगर हम सुल्तान के दिल में अयाज के लिए शक पैदा कर दें तो शायद अयाज का जवाल शुरू हो जाए। एक और मशहूर वाकया है जिसे बंद कमरे का राज, द मिस्ट्री ऑफ द लॉक्ड डोर कहा जाता है। अयाज की आदत थी कि वो शाही महल में एक खास कमरे में रोजाना जाता था। वो कमरा हमेशा ताला बंद रहता था। अयाज अंदर जाता, दरवाजा बंद करता और काफी देर वहां अकेला रहता। जब वो बाहर आता तो उसकी आंखें भीगी होती थी। हासिद वजीरों ने सुल्तान के कान भरना शुरू किए। बादशाह सलामत, आप अयाज पर आंखें बंद करके भरोसा करते हैं, मगर वो तो चोर है। सुल्तान ने गुस्से से कहा, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? वजीर ने जवाब दिया, सरकार हम सच कह रहे हैं। अयाज ने उस बंद कमरे में शाही खजाने से चुराए हुए सोने के सिक्के और हीरे छुपा रखे। वो रोजाना वहां जाता है ताकि अपनी चोरी की हुई दौलत को देख सके। अगर आपको यकीन ना आए तो खुद चलकर देख लें। सुल्तान महमूद को अयाज पर यकीन था, लेकिन बादशाह होने के नाते उन्हें इंसाफ करना था और हकीकत जाननी थी। एक दिन जब अयाज दरबार में नहीं था, सुल्तान ने अपनी गार्ड्स और उन्हीं वजीरों को साथ लिया और उस बंद कमरे के बाहर पहुंच गए। सुल्तान ने हुक्म दिया कि इस दरवाजे का ताला तोड़ दिया जाए। वजीरों के चेहरों पर खुशी थी। उन्हें लगा कि आज अयाज पकड़ा जाएगा, आज उसकी इज्जत खाक में मिल जाएगी। ताला तोड़ दिया गया, दरवाजा खोला गया। सुल्तान और वजीर तेजी से अंदर दाखिल हुए। वजीर इधर उधर देखने लगे कि कहां है सोने के सिक्के, कहां है हीरे जवाहरात, मगर वहां कुछ नहीं था। कमरा बिल्कुल खाली था, दीवारें भी खाली थी। सिर्फ कमरे के बीच में एक दीवार पर एक पुरानी कील गड़ी हुई थी और उस कील पर एक फटा हुआ भेड़ की खाल का कोट और एक टूटी हुई पुरानी जूती लटक रही थी। सब हैरान रह गए, ये क्या है? इतने में पीछे से अयाज भागता हुआ आया। उसके चेहरे पर परेशानी थी। सुल्तान ने अयाज की तरफ देखा, फिर उस फटे हुए कोट की तरफ देखा और पूछा, अयाज ये क्या है? कहां है वो खजाना जिसका ये लोग दावा कर रहे थे? और तुम इस पुराने हुए कोट और टूटी हुई जूती को इस बंद कमरे में क्यों रखते हो? अयाज की आंखों में आंसू आ गए। उसने वो कोट उतारा, उसने अपने सीने से लगाया और कहा, मेरे मालिक, जब मैं आपके दरबार में पहली बार आया था तो मैं बस यही था, एक मामूली गडरिया, एक गुलाम। मेरे जिस्म पर यही फटा हुआ कोट था और पांव में यही टूटी हुई जूती थी। आज आपने मुझे वजीर आजम बना दिया, मुझे सोने और चांदी में तोल दिया, मुझे इज्जत दी। मैं रोजाना इस कमरे में आता हूँ, इस दरवाजे को बंद करता हूँ और ये पुराने कपड़े पहनकर आईने के सामने खड़ा होता हूँ। मैं खुद को याद दिलाता हूँ कि अयाज तेरी असलियत ये है। इन रेशमी लिबासों और शाही ओहदों को देखकर कहीं मगरूर ना हो जाना, कहीं तो अपनी औकात ना भूल जाना। सरकार, ये कोट मेरा रूहानी पेशवा है, ये मुझे जमीन पर रखता है, ये मेरा असली खजाना है जो मुझे अना से बचाता है। ये सुनकर सुल्तान महमूद की आंखें नम हो गईं। वो वजीर जो इल्जाम लगाने आए थे शर्म से पानी पानी हो गए। सुल्तान ने आगे बढ़कर अयाज को गले लगा लिया और कहा, लोग अपने मुस्तकबिल को संवारने की फिक्र करते हैं, मगर अयाज तुम वो वाहिद शख्स हो जिसने अपने माजी को अपनी ढाल बना लिया है। जिसे अपनी असलियत याद रहती है उसे दुनिया की कोई ताकत गुमराह नहीं कर सकती। दोस्तों, ये कहानियां सिर्फ दिल बहलाने के लिए नहीं है, ये हमें बताती हैं कि अयाज का किरदार कितना मजबूत था। लेकिन अयाज की जिंदगी इन जज्बाती वाकयात तक महदूद नहीं थी। वो एक बेहतरीन मुंतजिम और जनरल भी था और उसकी सलाहियतों का सबसे बड़ा सबूत हमारा शहर लाहौर है। आइए अब चलते हैं 1021 ईस्वी में। सुल्तान महमूद ने हिंदुस्तान पर कई हमले किए। इन्हीं हमलों के दौरान लाहौर फतह हुआ, लेकिन उस वक्त का लाहौर आज के लाहौर जैसा नहीं था। जंग की वजह से शहर तबाह बर्बाद हो चुका था। राजा जयपाल और त्रिलोचन पाला की फौजें हार चुकी थी।
शहर में आग लगी हुई थी, लोग भाग चुके थे, हर तरफ राख और मलबा था। सुल्तान महमूद को फिक्र थी कि इस शहर को कैसे संभाला जाए। यहां बगावतें हो रही थी। सुल्तान को एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो ना सिर्फ तलवार चलाना जानता हो बल्कि लोगों के दिलों पर मरहम रखना भी जानता हो, जो शहर को दोबारा तामीर कर सके। सुल्तान ने अपने बड़े बड़े जनरल्स को छोड़कर यह भारी जिम्मेदारी अपने सबसे एतमाद वाले साथी मलिक अयाज के कंधों पर डाली, और यूं ही मलिक अयाज लाहौर का पहला मुस्लिम गवर्नर बन गया। दोस्तों, तारीख गवाह है कि अयाज ने लाहौर को अपने हाथों से नए सिरे से तामीर किया। आज जो हम अंदरून लाहौर वॉल्ड सिटी देखते हैं, इसका नक्शा मलिक अयाज ने बनाया था। उसने देखा कि शहर गैर महफूज है तो उसने शहर के गिर्द मजबूत दीवारें बनवाई। सबसे बढ़कर 1037 ईस्वी और 1040 ईस्वी के दरमियान अयाज ने वो किला तमीर करवाया जिसे आज हम शाही किला या लाहौर फोर्ट कहते हैं। हाँ, ये सच है कि बाद में मुगलों ने, अकबर ने, शाहजहां ने इसे बहुत ज्यादा एक्सपेंड किया और आलीशान बनाया, मगर इसकी बुनियाद, इसकी पहली ईंट रखने वाला मलिक अयाज था। वो किला जो आज लाहौर की शान है, वो अयाज की मेहनत का नतीजा है। अयाज का दौर लाहौर के लिए आलीशान माना जाता है। उसने शहर को दोबारा बसाया, कारोबार शुरू करवाए और लाहौर को गजनी खुर्द यानी छोटा गजनी बना दिया। अदब, शायरी और इल्म का जो चिराग अयाज ने यहां जलाया वो आज तक रोशन है। मगर दोस्तों, जिंदगी का ये सफर हमेशा जारी नहीं रहता। 1030 ईस्वी में एक ऐसा वक्त आया जिसने अयाज की दुनिया उजाड़ दी। सुल्तान महमूद गजनवी, जो अयाज के लिए सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि सब कुछ थे, उनका इंतकाल हो गया। सुल्तान की मौत के बाद अयाज जैसे टूट गया। जिसके लिए वो जीता था वो चला गया। सुल्तान के मरने के बाद उसके बेटों में तख्त की जंग शुरू हुई। मसूद और मोहम्मद के दरमियान लड़ाइयां हुई। अयाज ने अपनी वफादारी निभाते हुए सुल्तान की ख्वाहिश के मुताबिक मसूद का साथ दिया। लेकिन दोस्तों, पावर पॉलिटिक्स बहुत जालिम चीज है। सुल्तान के जाने के बाद वो पुराने दुश्मन जो अयाज से जलते थे वो फिर से सर उठाने लगे। 1041 ईस्वी का साल था। लाहौर में गर्मी का मौसम था। खबर आई कि मलिक अयाज की अचानक मौत हो गई है। तारीख के पन्नों में यह मौत आज भी एक राज है। कुछ लिखने वाले कहते हैं कि ये एक नेचुरल डेथ थी, मगर बहुत से मौरखीन का मानना है कि उन्हें जहर दिया गया। वो शख्स जिसने पूरी जिंदगी दुश्मनों का सामना सीना तान कर मैदान जंग में किया, उसे अपनों की साजिशें खा गईं। आज अगर आप कभी लाहौर के रंग महल चौक जाएं, वहां की भाग दौड़, रिक्शाज का शोर और दुकानदारों की आवाजों के बीच आपको एक छोटी सी सादा सी इमारत नजर आएगी। उस पर कोई बड़ा गुंबद नहीं, कोई शाही नक्शो निगार नहीं। ये मलिक अयाज का मिजार है। लोग वहां से गुजरते हैं, अपने काम में मसरूफ रहते हैं, मगर बहुत कम लोग पलट कर देखते हैं कि यहाँ वो शख्स दफन है जिसने इस मिट्टी को शहर बनाया था। लेकिन दोस्तों, मलिक अयाज की कहानी सिर्फ ईंटों और पत्थरों की कहानी नहीं है। यह सिर्फ एक गवर्नर की बायोग्राफी नहीं है। यह कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। यह हमें सिखाती है कि वफा क्या होती है। उम्मीद है आपको मलिक अयाज की यह दास्तान पसंद आई होगी। क्या आपको लगता है कि आज के दौर में ऐसी वफा और ऐसी आजिज़ी मिल सकती है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम तारीख के किसी और गुमनाम हीरो जैसे कि सादुल्ला खान या किसी और पर वीडियो बनाएं, तो उनका नाम भी जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि हमारी तारीख जिंदा रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए फॉरगॉटन हीरो की कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।